Accounting started way back when the peasants kept a record of their assets like herds, food grains, and land. It further evolved when there used to be an exchange of herds or food grains. But then exchange में हमेशा मेरा वाला कम तेरा वाला ज़्यादा feeling आती है, and that substantially changed with the introduction of currency. And when currency was introduced and every transaction could be attributed with some value, हमारे परदेसी लूकास अंकल ने इजाद किया डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विद द सिंपल लॉजिक LHS इज इक्वल टू RHS, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. फिर शुरू हुई हमारे भारत में बही खाते की वो अकाउंटिंग जिसमें लाल कलर की वो किताबें जो पहले नीचे से ऊपर और बाद में राइट टू लेफ्ट खुला करती थी, द कैश बुक एंड द लेजेस. It further evolved with the introduction of computer and softwares, initially Lotus and then Excel, and then Tally and other ERPs like SAP, Oracle, which made accounting complex as well as comprehensive. Then there was a need felt for having an accounting on the go, anywhere accounting, which was introduced lately by app-based accounting by apps like Khatabook, Vyapar, and so on. इस सब के सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में जो चीज हो गई चैलेंजिंग, दैट वाज कंडक्टिंग ऑडिट इन सच एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. लेट्स टॉक अबाउट ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. चलिए, तो लेट्स क्विकली रिवाइज द चैप्टर ऑफ स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. व्हाट इज एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट? वेयर पीपल, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी combine within the overall business application. That ecosystem is called as an automated environment. बिजनेस में कई सारी ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट एप्लीकेशंस अकाउंटिंग में यूज होती है, स्टार्टिंग फ्रॉम सिंपल टैली लाइक पैकेजेस टू अ लिटिल मोर एडवांस्ड टैली ERP और SAP ERP फॉर SMEs to really complex comprehensive ERP systems developed by SAP, Oracle, PeopleSoft. ये सब बिजनेस एप्लीकेशंस कहीं ना कहीं आपके अकाउंटिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करती है. दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशन. चलिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेयर्स इन एन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट. वी विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट टू ऑडिट इट वेल. सो लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेयर्स इन्वॉल्व्ड. आप जब अपने नोट्स बनाते थे, द डेटाबेस ऑफ योर नोट्स वाज प्राइमरली मेड थ्रू व्हाट? सो यू जस्ट यूज्ड टू यूज अ पेन एंड अ बुक और अ नोटबुक, और उससे आपका पूरा डेटाबेस बन जाता था. यानी आपका डेटाबेस विच इज बेसिकली योर नोटबुक जस्ट नीडेड सम हार्डवेयर लाइक पेन टू क्रिएट दोस पर्टिकुलर डेटाबेसेस. बट देन समय के साथ साथ चीजें डेवलप हुई और टैबलेट्स, आईपैड इंट्रोड्यूस हुए. अब तो हमारी निर्मला आंटी ने भी हमारा फाइनेंस बजट सुनाते समय अपने हाथ में टैबलेट रखा था, ना कि एक फाइल. तो जब आप नोट्स टैबलेट और आईपैड पे बनाते हो तो यू इंट्रोड्यूस टू मोर लेयर्स. एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिससे आप कम्युनिकेट करोगे उस टैबलेट आईपैड से, और दूसरा उसके अंदर एक स्टोरेज डिवाइस या मीडियम जिसमें ये सारा डेटा स्टोर होगा. बट बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज कनेक्टेड, so we don't make notes individually. In fact, we can share it. We can share our queries with our friends. We can chat with our friends. That means everybody is connected nowadays, and that is why we need another layer, which is known as the layer of network. So automated environment mein we have 5 layers. First, starting with the outer hardware layer, then the network which connects all the various hardware to the storage, and then operating software to connect that particular storage to the database where all our files are actually stored. These are the 5 layers of an automated environment. Planning, execution and completion of audit in an automated environment. Planning में हम क्या करते हैं? Risk assessment procedures लगाते हैं and then we evaluate the nature of risk. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हम नॉर्मली कैसे लगाते हैं? तो सबसे पहले भी आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट अकाउंट बैलेंस, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन, डिस्क्लोजर्स. उनमें फिर हम देखते हैं कि क्या मटीरियलिटी है, बोथ इन टर्म्स ऑफ नेचर एज इन क्वालिटी एंड मैग्नीट्यूड, अमाउंट एज इन क्वांटिटी. उसके बेसिस पे देन व्हाट वी डू इज वी विल आइडेंटिफाई व्हाट पॉसिबल असर्शंस आर कमिंग आउट ऑफ दोज अकाउंट बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, and in that what is the possibility of misstatement and what are possible source of misstatement. क्योंकि हम automated environment की बात कर रहे हैं, हम specifically बात करेंगे क्या IT systems हैं जो risk pose करते हैं हमारे इन assertions पे. ये risk assessment procedures लगा के we will be able to evaluate the risk. रिस्क इवैल्यूएशन स्टेज में प्राइमरली हमने ये जो प्रोसीजर्स लगाए इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या रिस्क है और लिखेंगे कौन कौन से असर्शंस या अकाउंट बैलेंस ट्रांजैक्शंस में ये रिस्क है, यानी एक रिस्क कंट्रोल मैट्रिक्स बनेगा. देन वी विल अप्लाई वॉक थ्रू टेस्ट, and because this is a automated environment we will specifically in the walkthrough test look at controls like what are the general IT controls, application IT controls, entity wide controls and stuff like that. We'll discuss a little more on this a little later.
ये सब करने के बाद देन वील अप्लाई टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स. टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कैसे लगाते? So any test of control primarily would involve determining the nature, timing and extent of procedures which you have to apply. You will apply those procedures. You will also have to check the competency of the staff who's actually applying these set of procedures for you. Based on that, you will try to gather some reliable audit evidences and you will then conclude whether there are control deficiencies or weaknesses. So in the completion or the reporting stage, we will finally identify control weaknesses, assess if they are significant. If not, we will just issue an internal control memo to the management. लेकिन अगर वो significant है तो फिर हमें those charged with governance, remember SA 265 and हो सकता है ऑडिट रिपोर्ट में remember internal financial control reporting में internal control की इन weaknesses को अगर significant है तो report करना पड़े. हो सकता है कि इसके कुछ remedial actions भी हमें management को propose करना पड़े. This is your discussion of planning, execution and completion of audit in an automated environment. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट से कुछ क्षणों के लिए साइड में होते हैं एंड लेट्स कम टू अ रियल लाइफ एनवायरनमेंट. सोचिए आप गाड़ी चला रहे हैं, सुहाना मौसम है, हसीन वादियां हैं और एकदम से आपका ध्यान भटक गया. क्यों? क्योंकि सामने से वो आ रही थी और जिस लहजे में, जिस टशन में वो आ रही थी, हमारा ध्यान उसकी तरफ जाना ही जाना था. ट्रक ड्राइवर शायद पुष्पा देख के आया है, उसी अंदाज में लहराते हुए हवा से बात कराती हुई ट्रक हमारे सामने बस आ सी गई है. ऐसे समय में अब आप बताइए आप क्या करेंगे? क्या आप सोचेंगे कि ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या ट्रेनिंग हमें दी गई थी? शायद ऐसा कुछ भी नहीं होगा. इमीडिएटली योर माइंड विल इनिशिएट दिस डेटा, प्रोसेस इट एंड एक्ट फॉर इट. तो हम इमीडिएटली देखेंगे ओ माय गॉड दिस इज समथिंग विच इज अ लाइफ थ्रेट टू अस, और आप इमीडिएटली हो सकता है अपनी कार को स्लो डाउन करेंगे, साइड में करेंगे, पार्क कर देंगे या नीचे से निकाल के कहीं आगे निकल जाएंगे, बट आप उससे बचेंगे. यानी आपने इस पर्टिकुलर केस में एक रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे बिहेव किया. अगर ऑटोमेटेड सिस्टम्स इस तरह से बिहेव करने लग जाएं, which means that an automated system is so designed that it initiates, processes and records the business transactions in real time, then in that case such an automated environment is known as a real time environment. इसलिए real time environment में there are 4 layers which we require. जैसे आपकी फास्ट की ऐप हो सकती है, या किसी बैंक का एक कोर बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, या रेलवेज का टिकट बुकिंग सिस्टम हो सकता है. We'll need an application which will through a server, जिसे middleware कहेंगे, using the networks would connect to the hardware which is basically our data centers, the storage devices, the firewalls and everything. So there are basically 4 layers in a real-time automated environment: the application, the middleware, the network and your storage devices, that means your hardware. Because these are all on public domain, that is why it is even more critical to have good access control, क्योंकि हो सकता है कि इसके ऊपर कुछ external threats आ सके. That is why हमारे चैप्टर में जो हमें डिस्कस करना है primarily, that is auditing under an real time automated environment primarily. चलिए अब रियल टाइम एनवायरनमेंट में ऑडिट करते हैं. तो उसके अंतर्गत हमारे होंगे टोटल 6 स्टेप्स. सीधे सिक्सर सर के ऊपर से नहीं जाएगा, फिर भी 6 पॉइंट. सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ले लो, उसके बाद अपनी अंडरस्टैंडिंग को रिलेट कर लो अपने ऑडिट से. ऑडिट से किससे? ऑडिट की सारी स्टेजेस से, विच इज बेसिकली इन दिस पर्टिकुलर केस प्रिपरेशन स्टेज, प्लानिंग स्टेज और रिस्क असेसमेंट स्टेज, एंड देन इट विल बी टेस्टिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, और फाइनली इट विल बी द रिपोर्टिंग और कंप्लीशन फेज. ये असेसमेंट मैपिंग कर लिया आपने, उसके बाद में आप क्या करोगे? एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस भी समझेंगे. तो वी विल सी द एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस एंड देन वी विल लुक एट द आईटी कंट्रोल्स. आईटी कंट्रोल्स कौन से होंगे? एक होंगे आपके एंटिटी लेवल कंट्रोल्स और एक होंगे आपके एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स. इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेंगे अपन, जिससे हमें पता पड़ेगा एंटिटी लेवल कंट्रोल्स और प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स के बारे में. Once we have done that, फिर अपन लगाएंगे अपने टेस्ट ऑफ कंट्रोल. यहाँ पे वो primarily होंगे in the form of CADs, computer assisted audit techniques. तो अब ये 6 पॉइंट एक एक करके अपने को डिस्कस करना है. ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में आप क्या अंडरस्टैंडिंग लेना चाहोगे? सबसे पहले तो आप समझो कि भैया वहाँ पे एप्लीकेशन क्या क्या यूज हो रही है. जैसे कि हो सकता है कि आपके अकाउंटिंग पूरी एक ही ERP पे होती हो, ये भी हो सकता है कई सारी कंपनीज में होता है, एक ही कंपनी में एक से ज्यादा ERPs होते हैं. हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम SAP यूज कर रहे हैं, सर्विस हमारी जो देते हैं उसके लिए हम यू आर यूजिंग Oracle. And even for some things we are relying on Tally. तो पहली चीज, identify all the applications which are being used by the entity. अब ये आपने applications जो use किए, इन सारी application में आपको क्या समझना चाहिए?
तो दोस्तों बिजनेस में अगर मल्टीपल एप्लीकेशन है तो हर एप्लीकेशन की आपको समझना है तीन चीजें। ए, उसका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एज इन क्या क्या आईटी एसेट्स उसमें यूज हो रही है इन टर्म्स ऑफ योर सर्वर, नेटवर्क एक्सेट्रा। सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, एज इन उसे कौन हेड करता है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उसमें चेंजेस के लिए, स्टफ लाइक दैट। And then finally, once we know about the organization structure, people involved, and the IT infrastructure, what are our policies, procedures, and methods for using them? Auditor is responsible to document each and everything of this in his documentation under SA 230, wherein he will document what IT risk does he foresee in all these applications. Point number one, obtaining an understanding of the automated environment under a real-time environment scenario. Real-time environment का step 2 आपको कहता है कि कोई भी ऑडिट आप करते हो तो जो स्टेप्स लगाते हो उन सारे स्टेप्स में आप आईटी का इम्पैक्ट देखो। जैसे स्टेप 1 रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो आप देखिए कि रिस्क असेसमेंट में आईटी के कारण आपके रिस्क में कहाँ क्या चेंज आ रहा है। आप बिजनेस प्रोसेस समझते हैं, तो आप देखिए कि किस बिजनेस प्रोसेस में कैसे आईटी का यूजेज इन्वॉल्व हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस कैसे मार्क होती है, तो क्या बायोमेट्रिक है और आईटी उसमें कैसे यूज हो रहा है। आप एंटिटी के कंट्रोल समझते हैं, तो यहाँ पे आप एंटिटी लेवल कंट्रोल्स को समझें। कंट्रोल का असेसमेंट करते समय नॉर्मली ऑडिट में हम चेक करते हैं परवेजिव कंट्रोल्स क्या हैं, कंपनी में किस तरह के ओवरऑल कंट्रोल्स हैं, एज इन गवर्नेंस कंट्रोल्स, as in controls with respect to let's say involvement of TCWG and stuff like that। वैसे ही आप आईटी में देखिए कि क्या परवेजिव जनरल आईटी कंट्रोल्स आपने लगा रखे। फिर आप इन कंट्रोल्स के बेसिस पे डिसाइड करते हो कितना नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर आपको लगाना है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। अकॉर्डिंगली जनरल आईटी कंट्रोल्स के असेसमेंट के बेसिस पे आप डिसाइड करिए कि आपको टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कितने लगाने। फाइनली सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले या नहीं, ये डिपेंड करता है हमारा कंट्रोल रिस्क असेसमेंट कैसा रहा और कंट्रोल की टेस्टिंग से क्या आउटकम आया, इससे हम डिसाइड करते हैं और कितने टेस्ट ऑफ डिटेल लगेंगे। तो आईटी एनवायरनमेंट में हम देखेंगे कि जनरल आईटी कंट्रोल्स का हमारा जो आउटकम आया है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी कैट्स या कितनी डेटा एनालिटिक्स टाइप के टूल्स लगा के ऑडिट एविडेंसेस गैदर करने हैं। दिस इज स्टेप 2, कोरिलेटिंग एवरी फेज ऑफ ऑडिट साइकिल विथ आईटी इन्वॉल्वमेंट इनटू दैट फेज। ऊपर से नजारा क्या कभी आपको बहुत खूबसूरत लगा है, और जब आपने नीचे उतर के देखा और गहराइयों में झांकना शुरू किया तो आपको मालूम पड़ा कि कुछ चीजें दूर से ही खूबसूरत होती है। दिस इज स्टेप 3, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। क्या आप बात कर रहे हो सर? एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट को कई बार लगता है दैट एवरीथिंग इज लुकिंग आउट टू बी वंडरफुल, इट्स ऑल रोजी रोजी, पिंकी पिंकी इन माय कंपनी, वी आर डूइंग वेरी वेल। But then when you actually get down to the operational level, you get down to meet people who are actually doing the job, you'll get to know there are problems, they need solutions, attention. An entity which has a process in which the flow of information can be such that information which leads to any kind of risk can be classified and on timely basis be reported to the people to whom it matters, so that they them can take remedial actions and immediately mitigate the risk and keep on monitoring it. This is the process of enterprise risk management. सर क्या बातें बोलिए, वाह 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 वाह। तो दोस्तों सब प्राइम क्राइसिस आपने सुना होगा, कई सारी बैंक हाउसिंग लोन कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे सेफ्टी को देखते हुए देने लग गई और उसमें बड़ी बड़ी बैंक इंक्लूडिंग लीमन ब्रदर्स, ब्लैकस्टोन दिवालिया हो गई। Citibank was on the verge of corruption, collapse. But Goldman Sachs, JP Morgan were the banks who could save themselves. Why? Because they have a system in which what they do is every particular product which they launch, Goldman Sachs has a process of fortnight review. और कोई भी उनका प्रोडक्ट अगर एक फोर्टनाइट में लॉस में जाता है, that is something which is immediately to be reported to the top bosses and they have to take immediate corrective action। जब उन्होंने देखा कि ऐसे हमारे हाउसिंग लोन, सब प्राइम क्राइसिस, सब प्राइम लोन्स में ऐसा आ रहा है, उन्होंने इमीडिएटली उस पर ब्रेक लगा दी। Do you know why do we have brakes in the cars? So that we can really go fast.
because we don't have the fear of not being able to stop ourselves. But you should know when to apply those brakes. Enterprise risk management क्या करता है? Risk is what? Probability of an event happening which will prevent the business from achieving its objective. How do I mitigate risk? PT. PT करी होगी स्कूल में आपने. Basically by using people, process, tools and techniques to identify, assess, evaluate, mitigate and monitor the risk in the entity. तो रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है? नॉर्मली आप समझिए एक सर्जिकल स्ट्राइक मुझे करनी है तो मैं क्या रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस फॉलो करूंगा? आई नो फॉर a fact that my objective in this particular case is to go there, do a strike to the terrorist and come back. So I will define my objectives and goal. I'll identify what problems may arise. I'll see what are the chances of those problems arising in. और फिर मैं कुछ remedial actions लूंगा और देखूंगा कितना रिस्क बचा है, क्या इतने बचे हुए रिस्क में can I take that particular task and complete it? If yes, I'll do it. This ideally is a 5-step risk management process. Normally, risk management process would include risk assessment procedures wherein you'll identify risk by applying various procedures, which you can see here. ऐसा नहीं है कि आपको अपना risk management process खुद develop करना पड़ेगा. जैसे कि if you want, you can use the COSO framework, जो आपके control environment, control activities, entities risk assessment procedures, information systems, and monitoring तरह के controls हैं. They've been prescribed by, and we have to discuss those particular things later, by the COSO framework. आप वो framework use कर सकते हो. International organizations of standard also has developed 31,000 2008 framework which prescribe proper risk management tools and frameworks. इसके अलावा कंपनीज एक्ट की भी रिक्वायरमेंट है कि आपकी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी हो जिसमें आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन्वॉल्व करके आपकी पॉलिसी को वेबसाइट या दूसरे माध्यम से शेयर करें और लोगों को बताएं कि आप कैसे रिस्क मैनेज करते हो. ये सारी चीजें मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है ऑडिटर को एंटिटी का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस असेस करना पड़ेगा. Now auditor has understood the entity, related the risk relating to every business process and also understood the enterprise risk management process. इसके बेसिस पे अब आप आईटी रिस्क असेस कर सकते हो. आईटी के रिस्क को आपको 3 लेवल पे असेस करना है. ईपीएल, आईपीएल नहीं, ईपीएल, which is at entity level, which is at process level and at every layer of automated financial, in fact automated environment, which means database level, network level and so on. Entity ने इन कंट्रोल्स के लिए किसी प्रकार के कोई जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स या कुछ आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स प्रिपेयर किए होंगे, which is something which we will separately study. चलिए, now let's talk about evaluating risk at entity level and at process levels. एंटिटी लेवल कंट्रोल्स क्या होते हैं जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में रन करते हैं, लाइक ब्लड रनिंग अक्रॉस एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी. सो दीज कंट्रोल्स रन अक्रॉस एवरी प्रोसेस ऑफ द एंटिटी. These could be direct entity level controls or indirect controls. We'll talk about it a little later. Let's say internal audit function is a kind of internal audit or entity level control, which is a direct entity level control running across the organization. They'll run right from the top management to the board of directors. It will run right from every particular department to every particular process of the entity. तो ऑडिटर को क्या इसकी अंडरस्टैंडिंग लेना चाहिए? ऑफ कोर्स ऑडिटर हैज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज कंट्रोल्स. हाउ? जैसे अपन ने फर्स्ट पॉइंट में डिस्कस किया था कि हम देखते हैं कि भैया हमारी कंपनी में क्या क्या एप्लीकेशंस यूज हो रही है, उसमें क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या उसकी पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं, क्या उसमें ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, फिर रिस्क असेस करके डॉक्यूमेंट करते थे. सेम इसी लेवल पे एंटिटी लेवल कंट्रोल में वी विल फर्स्ट अंडरस्टैंड क्या क्या बिजनेस प्रोसेसेस मेरे यहाँ पे रन होते हैं. लेट्स से सेल्स, प्रोडक्शन, ऐसे सारे बिजनेस प्रोसेस की मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा. फिर मैं देखूंगा उसमें क्या इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज हो रहा है, एंड देन आई विल सी कि उसके पीछे क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स हैं और उससे क्या रिस्क एसोसिएटेड है. एंड जो इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन सिस्टम जनरेट कर रहे हैं वो रिलायबल है या नहीं है, उसके बेसिस पे यू विल डिसाइड द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ योर फर्दर प्रोसीजर्स व्हिच यू विल हैव टू अप्लाई. This is the system which you are going to follow as far as entity level controls are concerned. But जब मैं process level पे जाऊंगा तो प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स में primarily when you write your answer you have to write 4
पर्टिकुलर पॉइंट्स, और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोसेस लेवल कंट्रोल का मतलब क्या है? कोई भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम ले लीजिए, लेट्स से सेल्स। तो सेल्स के प्रोसेस में क्या क्या चीजें होती है, वो पूरे के पूरे प्रोसेस की आपको जानकारी लेना पड़ेगी। A business process would involve initiating of transaction to start with, number one, then recording it, then the transaction once recorded is approved and is posted to the account balance. ये बिजनेस प्रोसेस का पार्ट है। ऑडिटर को क्या करना है? बहुत सिंपल सी बात है। He has to basically apply 4 steps. Step number 1, ऑडिटर को क्या करना है? He should obtain understanding of the business process. Then he should document the whole business process flow and then apply SA 315 to obtain an understanding of the business process. And remember, while applying 315, he should keep in mind the 4th point, that the business process involves initiating, recording, approving and posting it to the accounting records. चलो भैया, खूब रिस्क एनालिसिस हो गया। अब अपने अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन स्टेज पे आते हैं और कुछ प्रोसीजर्स लगाते हैं, और प्रोसीजर्स में हमें लगाने होंगे डेटा एनालिटिक्स, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। वील टॉक अबाउट इट इन द नेक्स्ट पॉइंट्स। चलिए दोस्तों, अब आते हैं अपन जनरल आईटी कंट्रोल्स, एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स एंड आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स पे। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल मुद्दा होने लग गया है इस चैप्टर में, इसलिए आप सबसे पहली चीज समझो। अभी अपन पढ़ रहे थे एंटिटी लेवल कंट्रोल्स। मैंने बोला दिस इज लाइक ब्लड रनिंग अक्रॉस द बॉडी। अपन वहां आईटी कंट्रोल्स की बात नहीं कर रहे थे, वो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स थे। तो सिंपल कंट्रोल लाइक रिकंसिलिएशन, फिजिकल वेरिफिकेशन और एक्सटर्नल कंफर्मेशन इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंट्रोल चेक, बट दे मे नॉट रियली बी आईटी कंट्रोल्स बिकॉज दे आर एग्जीक्यूटेड मैन्युअली। लेकिन आपके बिजनेस में कई जगह आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया है। इनफैक्ट वी आर स्टडीइंग ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। हेंस अब हम बात करते हैं आईटी कंट्रोल्स की। तो जैसे एंटिटी लेवल कंट्रोल पूरी एंटिटी के ऊपर लागू होते हैं, वैसे ही हमारा जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कुछ कंट्रोल्स हमें ऐसे लगेंगे जो हमारे सारे के सारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सारी की सारी आईटी की जो एप्लीकेशन हमारी सब पे लागू होना चाहिए। इन्हें कहते हैं जनरल आईटी कंट्रोल्स। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स कैसे हुए? दीज आर कंट्रोल्स विच आर एंटिटी लेवल, और आई शुड रादर से दीज आर कंट्रोल्स विच आर एट एप्लीकेबल अक्रॉस ऑल एप्लीकेशंस। तो अगर आपके बिजनेस में एप्लीकेशन 1, 2, 3, 4 है, तो इन सारी एप्लीकेशंस पे कुछ कॉमन प्रोसेसेस लगेंगे, एंड दैट इज समथिंग विच इज टर्म्ड एज जनरल आईटी कंट्रोल्स। अरे सर, अब ज्यादा समझाओ मत, एग्जाम में आए तो लिखना क्या आप तो वो करा दो, बाकी बाद में समझेंगे। तो आपको टोटल जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंतर्गत यू विल हैव टू बेसिकली मेंशन 5 पॉइंट्स। व्हाट आर जनरल आईटी कंट्रोल्स? दीज आर प्रिंसिपली योर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स व्हिच रिलेट टू मेनी एप्लीकेशंस, and it will help support effective functioning of the application controls. तो जो आपकी अल्टीमेट एप्लीकेशंस है वो कब अच्छी चलेगी? जब नींव मजबूत होगी तो किला मजबूती से बनेगा। अगर नींव मजबूत है तो आप उसके ऊपर कितने भी बिल्डिंग्स, टाउनशिप्स, टावर्स या वेयर हाउसेस खड़े कर दीजिए, वो सब मजबूत होंगे। तो ये जो मजबूत नींव है, दिस इज मजबूत जनरल आईटी कंट्रोल्स अंडर एन आईटी एनवायरनमेंट। तो इसमें ऑल इन ऑल यू विल हैव टू टॉक अबाउट 5 मैटर्स। क्या 5 मुद्दे हैं जो आपको मेंशन करना पड़ेंगे? अब याद रखना मुश्किल हो सकता है, तो रट्टा लगाते हैं। डीपी चेंज करनी है अगर आपको, तो उसका एक्सेस, डीपी चेंज करनी है आपको तो उसका एक्सेस सिस्टम और एप्लीकेशन दोनों लेवल पे सिक्योर्ड होना चाहिए। डीपी चेंज करने की एक्सेस सिक्योरिटी शुड बी एट सिस्टम लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल। सबसे पहले शुरू करते हैं डी फॉर डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस। आपके बिजनेस में कितनी भी एप्लीकेशन है, पर आपका एक कॉमन सर्वर होगा, एक कॉमन नेटवर्क होगा जिसके थ्रू वो रन करते होंगे। इस डेटा सेंटर और नेटवर्क ऑपरेशंस पे आपको कई सारे कंट्रोल्स लगेंगे। कैसे कंट्रोल्स? एक ओवरऑल मैनेजमेंट इनका, बैच प्रोसेसिंग होती है या रियल टाइम प्रोसेसिंग होती है, उसका मैनेजमेंट। एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की भैया हमारे डेटा सेंटर्स का परफॉर्मेंस क्या है, अप टाइम क्या है, डाउन टाइम क्या है, बैकअप्स लिए जा रहे हैं या नहीं,
बैकअप रिकवरी, अगर इन केस फेलियर हो जाता है, कहीं सिस्टम डाउन हो जाता है, तो कैसे रिकवरी होती है। अलग अलग सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स किए होंगे आपने। बेसिकली जब भी कोई डाउन टाइम आएगा तो यू वुड हैव डन अ सर्विस लेवल अग्रीमेंट अंडर विच विद इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम योर सिस्टम्स वुड बी रीबूटेड और दे विल बी मेड लाइव। जैसे कई बार आपने देखा होगा बैंकिंग एप्लीकेशंस में भी होता है, मैसेज आता है कि यार रात को मेंटेनेंस के लिए 2 घंटे तक हो सकता है कि आपका क्या हो, सर्वर बंद रहे। IRCTC में होता है रात को 1 घंटे तक टिकट बुकिंग नहीं होती है। दे हैव अ सर्विस लेवल अग्रीमेंट वेयर इन दे डू अ डेली मेंटेनेंस चेक ऑफ देयर सिस्टम्स, and then obviously all this will be documented somewhere. These are all your part of data center and network operation controls, which is your point number 1. DP change यानी प्रोग्राम चेंज। शादी से पहले तुम ऐसे नहीं थे, तो तुमने ही हमें बदला है। तुम ही चाहती थी कि हम ऐसे हो जाएं, पर हमें क्या मालूम था तुम ऐसे हो जाओगे तो तुम वैसे नहीं रहोगी जैसे तुम पहले थे। हमें तो चाहिए हमारा पुराना वाला राज। तो तुमने ही राजा को राज बनाने के चक्कर में क्या कर दिया है, जमीन पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये क्या कर दिया तुमने हमारा। कमबख्त सोचते हैं कि पहले ही तुमने मना कर दिया होता तो ठीक रहता। प्रोग्राम चेंज, कई बार हम प्रोग्राम को बेहतर करने के लिए चेंज करते हैं। कमबख्त प्रोग्राम चेंज करने का उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। That is means that objective of program change is to ensure that the modified system also continue to meet the financial reporting objective. भाई देखो, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंश्योर दैट प्रोडक्शन सिस्टम्स आर प्रोसेस टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। तो हमारे सिस्टम ऐसे हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव मीट करें। तो चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू इंश्योर दैट मॉडिफाइड सिस्टम कंटिन्यू टू मीट द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब क्या होता है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है वेबसाइट के अंतर्गत, आपकी कोई पोर्टल के अंतर्गत, कोई भी ऐसी चीज है जिसका आपके अकाउंटिंग सिस्टम्स पे इम्पैक्ट आता है। अब आप उसमें चेंज करना चाहते हो, तो एक बेसिक सी चीज का ध्यान रखिए कि व्हेनेवर यू वांट टू डू अ चेंज, आप क्या करोगे। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे एक चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस का पूरा डेफिनेशन होना चाहिए। क्या डेफिनेशन? नंबर 1, रिक्वेस्ट कौन इनिशिएट करेगा चेंज की, चेंज कौन करेगा, और कैसे इंश्योर किया जाएगा कि उसको लाइव करने से पहले it is being tested well. So we should have a process which should at least have 3 things: who will request, second, who will make the change, and third, who will test the change before it is done live. ये करने के बाद फिर अपन चेंजेस को अप्लाई करेंगे टू द रियल लाइफ एनवायरनमेंट, लाइव प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। और फिर हमें क्या करते रहना चाहिए? वी शुड ऑल्सो हैव सम प्रोसेस की कोई इमरजेंसी चेंज करने, कोई माइनर चेंज करने, तो ये जो नॉर्मल हमारा TDS प्रोसेस है ये फॉलो ना करे और फटाफट चेंज हो जाए। तो दिस इज ऑल योर पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। अब D, डेटा सेंटर नेटवर्क ऑपरेशंस, P, प्रोग्राम चेंज के बाद हमने क्या देखा? एक्सेस। इसकी एक्सेस सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है। तो आप बताइए किसका एक्सेस आपका रिस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल्ड होना चाहिए? इफ नॉट रिस्ट्रिक्टेड, आई मीन एवरीथिंग। हमारे नेटवर्क का एक्सेस भी हमारे ही लोगों के पास होना चाहिए, हमारे डेटा सेंटर का एक्सेस भी हमारे ही लोगों के पास होना चाहिए। इनफैक्ट हमारे सारी एप्लीकेशंस का एक्सेस भी ऑथराइज लोगों के पास ही होना चाहिए। इनफैक्ट सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस, जो ओवरऑल सारे सिस्टम्स का एक्सेस होता है, उसके ऊपर भी मेरे स्पेसिफिक कंट्रोल होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक्सेस सिक्योरिटी एट डिफरेंट लेवल्स अप्लाई करना पड़ेगी। इट विल बी अप्लाइड एट व्हाट? लेट्स से एट डेटा सेंटर लेवल और डेटा सिक्योरिटी। You will have to apply it at application level. You will have to apply it at operating software level. You will have to apply security policies and procedures. You will have to have a system administrator who will have a overall control over all these systems and applications. You will have to have security at network level. Not just this, you should also have physical security, जैसे सर्वर वगैरह में हमारे लॉक एंड की में रखा जाता है, तो even those are to be maintained. ये सब आपके क्या कहलाएंगे दोस्तों? These are all part of your access security. DP चेंज की एक्सेस सिक्योरिटी सिस्टम और एप्लीकेशन में होना चाहिए। कोई भी सिस्टम सॉफ्टवेयर आप एक्वायर करते हैं, लाइनक्स, विंडोज या .NET, कोई भी फ्रेमवर्क में आप जाते हैं या कोई भी नई एप्लीकेशन बनाते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर अकाउंटिंग पर्पस और लेट्स से फॉर एग्जांपल फॉर एम्प्लॉय पेरोल मैनेजमेंट और एनीथिंग, यू शुड हैव सिस्टम्स इन प्लेस फॉर बोथ एप्लीकेशन एज वेल एज सिस्टम प्रोसेस in terms of how will we acquire, how would we change if there is a need, and how will we maintain the access security over them. ये सब कुछ मिला के आपका बनता है जनरल IT कंट्रोल्स।
एक बार आपने बढ़िया आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया, अच्छे जनरल आईटी कंट्रोल्स आपके बन गए, अब आपकी जितनी एप्लीकेशंस होगी उस पर आप लगाओगे एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है दोस्तों। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग होती है, तो लेट्स से बैंक के केस में कोर बैंकिंग सिस्टम में सब कुछ अकाउंट फॉर हो जाता है, बट लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटीज, ये सब उसमें नहीं आती है। उसके लिए में भी हो सकता है कोई एक दूसरी एप्लीकेशन में मैनेज करता हूँ। हमारे एम्प्लॉय की पेरोल के लिए भी मैंने कोई नया सेपरेट सॉफ्टवेयर यूज करने की बात कर रखी है, या मैं दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। इन सारी एप्लीकेशन में क्या कंट्रोल होना चाहिए जिससे कि आपकी अकाउंटिंग सही हो। हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना है। तो सिंपल सी बात है, एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन शुड हैव कंट्रोल व्हिच इंश्योर्स दैट द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर इनिशिएटेड, रिकॉर्डेड, processed and reported are accurate, they are correct। तो जैसे अपन ने प्रोसेस लेवल कंट्रोल में देखा था कि हम चेक करते हैं कि एवरी प्रोसेस शुड प्रॉपर्ली इनिशिएट द ट्रांजैक्शन, देन इट शुड रिकॉर्ड इट, देन इट शुड ऑथराइज इट एंड देन पोस्ट इट टू योर अकाउंटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे भी हम अल्टीमेटली क्या चाहेंगे कि हमारे सारे प्रोसेसेस इस तरह से हों कि वो ऑथराइज मैनर में ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस करके रिपोर्ट करें। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग तरह के चेक्स लगाए जाते हैं। अगर अपन थोड़े एग्जाम्पल्स के फॉर्म में बात करें तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय की पेरोल प्रोसेसिंग के लिए आपने एक पूरा सॉफ्टवेयर बना रखा है, तो उस सॉफ्टवेयर में कई प्रकार के कंट्रोल्स होंगे। कैसे कंट्रोल्स? लेट्स से कंट्रोल नंबर 1, देयर कुड बी सम काइंड ऑफ वैलिडेशन ऑफ इनपुट चेक्स। जैसे कि आपने जैसे ही एम्प्लॉय की कोई नया एम्प्लॉय क्रिएट किया, देयर कुड बी वन वैलिडेशन चेक कि एम्प्लॉय तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक कि उस एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी जनरेट, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का एम्प्लॉय आईडी जनरेट हुआ है और उसकी सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग उसका परमानेंट अकाउंट नंबर, ऑल दैट स्टफ डाल दिया गया। पैन डालते समय हो सकता है कि एक चेक डाल दिया जाए सिंपल सा कि 10 डिजिट का आपका पैन होना चाहिए, जिसमें डिफाइन कर दिया जाए कि आपके 6 अल्फाबेट्स और 4 न्यूमेरिक डिजिट्स होना चाहिए। एंटर करते समय ऐसा नहीं किया तो वो खुद ही डेटा थ्रू आउट कर देगा, बोल देगा आपको कि भैया इसकी डिटेल्स प्रॉपर फिल नहीं की गई। मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए, 6 से कम से शुरू नहीं होना चाहिए। इस तरह के जो चेक्स डाले जाते हैं किसी भी एंट्री पॉइंट पे कोई एप्लीकेशन में, ये डेटा इनपुट वैलिडेशन चेक्स हो सकते हैं। देयर कुड बी एडिट चेक्स, एक बार डेटा डाल दिया तो उसके बाद चेंज किया जाएगा नहीं। देयर कुड बी अ सीक्वेंस चेक व्हिच मींस कि सीरियल ऑर्डर में चीजें जनरेट होंगी। जैसे कि कई जगह ऐसा होता है जहाँ पे सरकार क्या करती है, पहले पाए पहले वाला सिस्टम अप्लाई करती है। तो गैस एजेंसी में आपने गैस बुक करी है तो आपकी बुकिंग जिस सीक्वेंस में हुई है उस सीक्वेंस में आपके यहाँ पे डिलीवरी होगी। तो ऐसे सिस्टम बना रखे हैं कि कोई भी गैस एजेंसी अगर लेट बुकिंग को पहले डिलीवरी करता है तो दैट इज समथिंग विच विल बी प्रॉम्प्टेड कि भाई पुरानी बुकिंग पेंडिंग है और आप लेट बुकिंग को पहले प्रोसेस कर रहे हैं। इट कुड बी अ सीक्वेंस चेक। देयर कुड बी लिमिट चेक्स, एज इन नॉर्मली लिमिट नंबर्स लगाए जाते हैं। रीजनेबलनेस चेक, एज इन बेसिकली आपको ऐसे, जैसे मैंने बोला मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होना चाहिए। दिस इज बेसिकली अ डेटा वैलिडेशन चेक। इसमें सिर्फ नंबर्स होना चाहिए। एक रीजनेबलनेस चेक, मुझे मालूम है भारत में कोई भी मोबाइल नंबर 6 के कम के डिजिट से शुरू नहीं होता है, तो आई कैन पुट अ रीजनेबलनेस चेक कि भैया नंबर क्या होना चाहिए, इट शुड बी मोर देन 6 9 zeros and it should not be more than 9 or 10 times 9। देन मैंडेटरी डेटा फील्ड चेक, नॉर्मली आप देखते हैं कहीं पे भी ऑनलाइन कहीं एप्लीकेशन में फॉर्म वगैरह भरते हैं तो कुछ फील्ड्स मैंडेटरी होती है, कुछ नहीं होती है। सेम उस लॉजिक पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आईसीआई में आप रजिस्टर करोगे एज अ स्टूडेंट तो हो सकता है कि वहाँ पे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी मैंडेटरी हो, तो स्टफ लाइक दैट। ये सब तरह के कंट्रोल जब आप एप्लीकेशन में इनबिल्ड करते हैं, दीज आर नोन एज एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स। अब आप बताइए दोस्तों, जनरल और आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स में क्या जरूरी है? तो बोथ ऑफ देम आर नेसेसरी। स्ट्रॉन्ग नींव होगी तभी किला मजबूत बनेगा। अच्छे जनरल आईटी कंट्रोल्स होंगे तो ही एप्लीकेशन आईटी कंट्रोल्स फ्लरिश कर पाएंगे। सो वी वुड रादर से दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रोल्स। वी नीड गुड जनरल आईटी कंट्रोल्स फॉर हैविंग proper application IT controls, same like we need a good control environment to have a good control activity in place। इसके अलावा आपके एक और कंट्रोल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स। नाउ व्हाट आर दीज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स? आप यूं समझ लो दोस्तों कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो डेटा इंफॉर्मेशन आपकी जनरेट हो रही है, क्या आप उस इंफॉर्मेशन को निकाल के उस पर कोई मीनिंगफुल एनालिसिस कर सकते हो? तो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है जिसके अंतर्गत हमारा पूरा प्रोडक्शन ऑटोमेटेड है। हमारी परचेजिंग से लेके स्टोर कीपिंग, रिकॉर्ड, प्रोडक्शन, आउटपुट, सेल सब ऑटोमेटेड है, सारा डेटा जनरेट होता है। पर उसके बावजूद भी हमारा एक एनालिस्ट बंदा बैठा रहता है जो ये पूरे डेटा को निकाल के देखता है कि नॉर्मल लॉस का रेशियो क्या है, क्या नॉर्मल जो रेशियो है हमारा उससे ज्यादा तो नहीं है, और ज्यादा है तो क्यों है, उसको एनालाइज करता है।
तो आपके आईटी सिस्टम से जो डेटा जनरेट हो रहा है उस पर आप मैनुअल चेक्स लगा रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, दीज आर नोन एज आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल. सो यूजिंग द इंफॉर्मेशन जनरेटेड फ्रॉम योर आईटी सिस्टम्स एंड मैन्युअली basically further analyzing them to identify what possibly or where possibly risk may exist is something which is termed as IT dependent controls. Now let's come to a very important point, data analytics. दोस्तों अभी आपने क्या समझा कि एंटिटी ने जनरल आईटी कंट्रोल्स और अपनी सारी एप्लीकेशन पे आईटी कंट्रोल्स इंस्टीट्यूट की. इसके बाद आपने इन दोनों की रिलेशनशिप समझी एंड देन वी टॉक्ड अबाउट आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स. जब मैंने कहा आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स का मतलब है आईटी ने जो इंफॉर्मेशन जनरेट करी है उस डेटा को यूज करके उस पर कोई मीनिंगफुल एनालिसिस कर रहे हो आप, तो ये आपका आईटी लेवल कंट्रोल है. क्या ऐसा बोलते समय आपको अपने दिनों की याद नहीं आ गई जब आप आर्टिकल थे क्या सर, अभी भी हैं, और आप डेटा मांगते थे मैनेजमेंट से जो उनके ईआरपी या सॉफ्टवेयर जनरेट करते थे और उस डेटा से एक्सेल स्प्रेडशीट्स पर अपने खुद के कोई पाइवेट वी लुकअप एनालिसिस करते थे. आपको पता है दोस्तों, जाने अनजाने में ये आप क्या कर बैठे हो, डेटा एनालिटिक्स लगा बैठे हो. क्या बात कर रहे हो सर, ये तो हम करते आए हैं. जी हाँ, ये वही है और कुछ भी नहीं. व्हाट आर डेटा एनालिटिक्स? डेटा एनालिटिक्स इज बेसिकली एन एनालिटिकल प्रोसेस. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मतलब क्या है? The meaning of this particular thing is that the information which is generated and prepared using your IT systems, that raw data is using certain process tools and techniques, simple could be like Excel, VLOOKUP, Pivot, is further analyzed. So in an automated environment, what will happen is there would be various insights which would be available for us. जैसे हमारे पास कई ऑपरेशनल डेटा होगा प्रोडक्शन का, कई फाइनेंशियल डेटा होगा परचेज का, साथ ही साथ में हमारे पास दूसरे फॉर्म ऑफ डेटाबेस भी हो सकते हैं जैसे क्वालिटी रिपोर्ट्स एंड ऑल. ये सारे के सारे अलग अलग सोर्सेज से रिपोर्ट मंगाई, इन सबकी एक्सेल बनाई, सबको वीलुकअप लगा के आप उसमें कंपेयर किया और उससे कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल ली. कैसी इंफॉर्मेशन में भी ऐसी इंफॉर्मेशन कि यार परचेज हुआ है लेकिन स्टॉक रिकॉर्ड में नहीं आया है. ये क्वालिटी टेस्टिंग रिपोर्ट इस परचेज की क्यों नहीं आई? क्या ये परचेज बियॉन्ड क्वालिटी टेस्टिंग या इसमें एग्जाम थी? लगता है यहां पर कहीं किसी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं है. तो जब आप इस तरह से डेटा एनालिटिक्स यूज करते हैं, इसे कहा जाता है कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स. तो आप बताइए दोस्तों कि आप डेटा एनालिटिक्स एज एन ऑडिटर की एप्लीकेशन कहां कर सकते हो? सर हम तो जाते से ही ऑडिट शुरू करते हैं तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट ही डेटा एनालिटिक्स से करते हैं फिर तो, क्योंकि हम सबसे पहले पिछले साल और इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रायल बैलेंस को मंगा के एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करके पता कर लेते हैं कहां ज्यादा गड़बड़ है. तो इसका मतलब डेटा एनालिटिक्स का यूज कितनी जगह होता है? देयर आर दी 6 प्लेसेस वेयर डेटा एनालिटिक्स कैन बी यूज्ड. सबसे पहले होगा एक प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट व्हिच कैन बी डन थ्रू डेटा एनालिसिस. देन वी विल डू अ रिस्क असेसमेंट. तो प्रिलिमिनरी असेस कर लिया, फिर देखा कि ओ माय गॉड सेल्स बढ़ी है लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ये कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के खर्चे हमारे बहुत बढ़ गए पर प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, ये कैसे हो रहा है? तो ये रिस्क असेसमेंट हो गया. तो सबसे पहले हमने किया प्रिलिमिनरी असेसमेंट, देन वी टॉक अबाउट और डिड रिस्क असेसमेंट. रिस्क असेस करने के बाद आपको क्या होगा? डेफिनेटली यू विल गो टू कंट्रोल्स. यही होता है हमारे ऑडिट प्रोसेस में. तो देन वी वुड डू कंट्रोल टेस्टिंग, और कंट्रोल टेस्टिंग करोगे तो यू विल आइडेंटिफाई कंट्रोल डेफिशिएंसीज. वहां पे फिर आप वापस से एनालिटिकल प्रोसीजर्स लगा सकते हो और इससे हो सकता है आपको फ्रॉड का अंदेशा हो तो यू कैन अप्लाई फ्रॉड चेक्स. तो वहां पे वापस से एनालिटिकल प्रोसीजर से आप फ्रॉड असेसमेंट कर सकते हो. और नॉर्मली कहाँ फ्रॉड्स मिलते हैं दोस्तों? तो नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज इज द 6 पॉइंट वेयर यू कैन यूज डेटा एनालिटिक्स. तो डेटा एनालिटिक्स इन टोटल आपके ये 6 पॉइंट्स हो गए जहां पे आप यूज कर सकते हो. प्रिलिमिनरी, देन रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल टेस्टिंग, एंड डेफिशिएंसीज ऑफ कंट्रोल के ऊपर टेस्टिंग, फ्रॉड असेसमेंट और उसके बेसिस पे नॉन स्टैंडर्ड जर्नल एंट्रीज का असेसमेंट. दिस इज योर एप्लीकेशन ऑफ डेटा एनालिटिक्स. अब सर डेटा एनालिटिक्स अगर हमें लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे? तो आप लॉजिकली बहुत सिंपल सी बात बताओ कि आपको सैप का या ईआरपी का या टैली का डेटा निकालना है और उसको एक्सेल में लाके उस पर वीलुकअप लगा के क्रॉस चेक करना है. तो आप खुद क्या करते हो? सबसे पहले तो हम समझते हैं कि हमारी कंपनी का डेटा मेंटेन सैप ईआरपी कौन से ईआरपी में हो रहा है. सैप में है या ओरेकल में है या टैली में है या मैनुअल है? ऑब्वियसली बात है आईटी बेस्ड है तो ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर आईटी इज बीइंग यूज्ड. ये करके फिर अपन अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि यार अपन करना क्या चाहते हैं. मैंने कहा यार मुझे डेप्रिसिएशन चेक करना है और उसके लिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि कंपनी के क्या क्या, लेट्स से मैं टैक्स ऑडिट कर रहा हूँ सिंपल सा. कंपनी ने कई साल भर में कई सारी एसेट्स खरीदी हैं, बेची है, मुझे चेक करना है उसका डेप्रिसिएशन सही है या नहीं. तो आई हैव क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव.
that my objective is to check depreciation under the Income Tax Act, and for that I have a clear-cut criteria also in mind कि मेरी सारी assets को मुझे क्लासिफाई करना है अंडर डिफरेंट हेड्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 32, उसके ऊपर अलग अलग रेट्स देना है, और अगर वो सेल हुआ है तो डिप्री नहीं लगना है, परचेज हुआ है तो 180 डेज का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में क्राइटेरिया सेट है, तो मैंने पता किया कि क्या बिजनेस सिस्टम्स आईटी सिस्टम्स यूज हो रहे हैं डेटा रिकॉर्ड होने में। उसके बाद मैंने आइडेंटिफाई किया मेरा ऑब्जेक्टिव क्या चेक करना है और किस क्राइटेरिया के अगेंस्ट चेक करना है। फिर मैं डेटा लेने की कोशिश करूंगा। तो मुझे सोर्स डेटा मैनेजमेंट से लेना है, तो आई आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ द डेटा। Once this is done, the fourth step should ideally be we'll extract the data। तो अपन सॉफ्टवेयर से क्या करेंगे, डेटा निकालेंगे। जब भी डेटा आता है तो मैं डेफिनेटली पहले एक बार उसे वैलिडेट करता हूँ कि यार पूरा डेटा जो मुझे चाहिए था आ गया है नहीं, यानी हमारे साल का 31 मार्च तक का डेटा है, ऐसा तो नहीं है बैक डेट की कोई एंट्रीज है जिससे डेटा चेंज हो रहा है। रिस्क है तो फिर प्रिंट आउट भी निकाल के रख लूंगा। क्या मेरे डेटा में सिर्फ इस साल की एंट्रीज आ रही हैं, क्या सारी एंट्रीज आ चुकी है नहीं, तो आई विल वैलिडेट द करेक्टनेस ऑफ द डेटा। Once I have verified the completeness, accuracy of the data, then the criteria which I had identified, उससे मैं क्या करूँगा, डेटा को सेग्रीगेट करूँगा। सेल कितनी हुई है, परचेज कितनी, लेस देन 180 डेज है, मोर देन 180 डेज है, तो आई अप्लाई माई क्राइटेरिया, और उस क्राइटेरिया को अप्लाई करके फिर मैं मेरे रिजल्ट्स निकाल के वैलिडेट करूँगा। तो जो भी मेरा डिप्री आएगा मैं क्रॉस चेक करूंगा कि यार जिसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुए हैं, क्या डिप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से सही आ रहा है, मेरे से कोई कैलकुलेशन एरर वगैरह तो नहीं हो गई। तो आई विल वैलिडेट द फाइनल आंसर्स और रिजल्ट्स व्हिच आई हैव गॉट, और फिर मैं उसे डॉक्यूमेंट करके देख लूंगा कि भैया जो मैनेजमेंट ने किया और जो मेरा है सही आ रहा है या नहीं, और क्या कंक्लूजन्स है, इज द डिप्रिसिएशन चार्जेस अप्रोप्रिएट और नॉट। दोस्तों बातों ही बातों में आपने क्या डिस्कस कर लिया, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेटा एनालिटिक्स। दीज आर द 8 ऑक्टोपस स्टेप्स व्हिच यू विल हैव टू फॉलो इन डेटा एनालिटिक्स। इसी तरह से एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, और क्योंकि आ चुका है रीसेंट पास्ट में तो अब शायद वापस नहीं आएगा, कि विसल ब्लोअर पॉलिसी तरह का अगर आपके यहाँ कोई सिस्टम है तो उस पर्टिकुलर सिस्टम को आप कैसे इवैल्यूएट करोगे एज अ पार्ट ऑफ योर एंटिटी और एप्लीकेशन लेवल कंट्रोल्स। लेट्स टॉक अबाउट दैट नाउ। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स आर ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कंट्रोल्स वो होते हैं जो बिजनेस प्रोसेस पे ऐसे लगाए जाते हैं जिससे कि मिसस्टेटमेंट प्रिवेंट या टाइमली बेसिस पे डिटेक्ट और करेक्ट हो जाए, यानी ये सीधे सीधे आपके एप्लीकेशंस पे लगाए जाएंगे और इंश्योर किया जाएगा कि इससे मिसस्टेटमेंट है तो पकड़ में आ जाए। उदाहरण के तौर पे हैविंग अ सिस्टम ऑफ परफॉर्मेंस रिव्यू। हमारे यहाँ ऑनगोइंग बेसिस पे मैंने बताया था गोल्डमैन सैक्स का एक एग्जांपल लेके कि वो हर पर्टिकुलर अपने प्रोडक्ट में फोर्टनाइटली 2 वीकली बेसिस पे चेक करते हैं कि उनके कौन से प्रोडक्ट लॉसेज में जा रहे हैं, और उसके बेसिस पे उसको रिव्यू करते हैं इमीडिएटली और देखते हैं प्रोडक्ट आगे भी चलाना है या डिसकंटिन्यू करना है। Goldman Sachs is an investment banking firm and they offer investment products to their customers, and they do it like this. So this is one entity level control which they have across all business processes. Internal audit could be another example for it. ये डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल है, इससे सीधे कोई गड़बड़ है तो पकड़ में आती है। पर कई सारे इनडायरेक्ट लेवल कंट्रोल्स होते हैं, जैसे गिविंग प्रॉपर ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉइज, हैविंग अ प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट, डेवलपिंग अ गुड वैल्यू स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट। दीज आर इनडायरेक्ट कंट्रोल्स। ये डायरेक्टली मदद नहीं करेंगे पर एक अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट या बेस बनाएंगे अकॉर्डिंगली हमारे यहाँ पे, जिससे क्या हो सकेंगे, ओवरऑल कंट्रोल्स बेहतर हो पाएंगे। प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स हमने देखे थे कि ये पर्टिकुलर प्रोसेस पे होते हैं, वहां पे हमने असेस किया था कि प्रोसेस लेवल कंट्रोल में आइडियली ऑडिटर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग लेता है, डॉक्यूमेंटेशन करता है, 315 के अनुसार रिस्क असेसमेंट करता है और देखता है कि प्रोसेस लेवल कंट्रोल्स में कैसे डेटा आपका इनिशिएट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ऑथराइज हो रहा है और अकाउंटिंग सिस्टम्स में रिकॉर्ड हो रहा है। अब अगर आपको सपोज कोई एक एग्जांपल आ जाए विसल ब्लोअर मैकेनिज्म का, जिसका एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एक हमारा कंट्रोल है जो हमने लेट्स से फॉर एग्जांपल एंटिटी लेवल पे या प्रोसेस लेवल पे सपोज कोई कंट्रोल बनाया है, आप एज एन ऑडिटर उसे कैसे चेक करोगे? तो when you get any particular example like this, that this is a control which the entity has and how as an auditor should you obtain understanding and assess it, what you will say is जैसे whistleblower mechanism है, wherein any employee should be given such empowerment that if he finds or suspects frauds happening in the entity, he can raise an alarm so that it can get reported to the appropriate authority, who can then immediately take corrective actions with and ensure that the person raising the alarm is not victimized. इसका मतलब उसके अगेंस्ट में कोई penal actions initiate ना हो। तो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म में आप क्या चेक करोगे? सीधी सी बात है भैया, क्या कंपनी में विसल ब्लोअर पॉलिसी है या नहीं? पहली चीज तो यही चेक करेंगे और क्या करेंगे। है तो क्या वो वेल डॉक्यूमेंटेड है? क्या एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म्ड है? क्या एम्प्लॉइज को इन्फॉर्म किया तो एम्प्लॉय को भी पता है या नहीं है, उनसे भी समझेंगे। क्या उनको ट्रेन करके समझाया गया इसे कैसे अप्लाई किया जाता है? एंड देन वी विल चेक कि इसका एक्चुअल में एप्लीकेशन है या नहीं है, और क्या कंपनी मॉनिटर करती है कि जो पॉलिसी बनाई गई है वो इफेक्टिवली फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है, और हो सकता है कि समय के साथ साथ इसमें कोई डिविएशंस या अमेंडमेंट्स की जरूरत पड़े, वो हो रहा है या नहीं।
तो कोई भी बिजनेस प्रोसेस के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग इस तरह से ऑब्टेन करना चाहिए सो दैट देन यू विल बी एबल टू असेस दीज कंट्रोल्स। आप भी सोच रहे होंगे कि यार अपन इतनी सारी बातें पढ़ रहे हैं कंट्रोल्स के बारे में, पर क्या इसके ऊपर कोई अथॉरिटेटिव स्टैंडर्ड्स नहीं? जैसे हमारे ऑडिट कैसे करना है तो वी हैव स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वैसे ही एक ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में कैसे कंट्रोल फ्रेमवर्क होना चाहिए, जनरल आईटी कंट्रोल्स, आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स, ओवरऑल बिजनेस कंट्रोल्स कैसे होना चाहिए, इस पे किसी ना किसी ने तो कोई एक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट दिया होगा। तो किसी ने नहीं, बहुतों ने दिया है। हा हा हा। So certain standards, certain guidelines, certain statements, certain procedures have been given by various authorities. जैसे आपके स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग से ही शुरू करते हैं, नंबर 1 तो योर एसेज, particularly essay 315 talks a lot about the control environment, activity monitoring process which you should follow. So that is one statement or standard which gives you some basis कि कैसे आप अपने यहाँ पे best practices for internal controls under an automated or IT environment use कर सकते हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 143 भी जनरली तो कहता ही है कि यू शुड हैव एन ऑपरेटिंग, इनफैक्ट यू शुड हैव सिस्टम्स in place which are able to, or you should as an auditor check and report whether internal controls are existing and operating effectively or not with respect to financial statement. Section 134 of Companies Act भी कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जिम्मेदारी है to institute controls in the entity which can achieve certain objectives of कंट्रोल फ्रेमवर्क, जो अपन डिस्कस करते हैं इन द नेम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। इसके अलावा यूएस में सार्बन्स-ऑक्सले एक्ट है 2002 जिसके अंतर्गत देयर आर सर्टेन फ्रेमवर्क्स व्हिच हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड, जो क्या चाहता है आपसे कि भैया इस तरह के कंट्रोल्स आपके यहाँ पे होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो हैव सर्टेन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्ड्स लाइक 27001 जिसके अंतर्गत बनाया गया है कि एक कैसा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैकेनिज्म एक कंपनी में फॉलो किया जाना चाहिए, एक आइडियल सिस्टम। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो देयर इज ITIL, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइब्रेरी, which is also supported by ISO 20000। ये भी कुछ गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब करता है कि कैसे आपके यहाँ पे प्रॉपर IT सिस्टम्स बनाए जाना चाहिए। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स भी कुछ स्टैंडर्ड्स देता है ऑन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कंट्रोल सिस्टम्स कैसे होना चाहिए। इनफैक्ट दे हैव SOC 1, 2 and 3, जैसे हमारे इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल या इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की बात होती है तो वहाँ पे SOC 1, 2 और 3 स्पेसिफिकली दिए गए हैं जो बताते हैं कि एक इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस होगी, उसमें क्या क्या चीज़ें इनकॉर्पोरेटेड होना चाहिए। इसके अलावा आपका कोबिड फ्रेमवर्क है विच इज कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, जिसमें फ्रेमवर्क में जो आपके सिलेबस में आप अलग से कोसो कोबिड फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं, जो कुछ सिस्टम्स बताता है जिससे इंश्योर किया जाता है कि आप कैसे IT को अपने बिजनेस का पार्ट मान सकते हैं, एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज मान सकते हैं। देन साइबर सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क होते हैं जो इंश्योर करते हैं, जैसे आपने देखा होगा HTTPS बेसिस पे साइट्स चलती हैं विच आर कंपैरेटिवली मोर सिक्योर, देयर इज सम इंक्रिप्शन मेथड विच इज यूज्ड व्हिच मेक्स डेटा मोर सिक्योर टू बी ट्रांजैक्टेड। इनफैक्ट आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो देयर इज दिस पर्टिकुलर पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री फ्रेमवर्क, आप देखते हैं कहीं पे भी तो आपको PCI DSS दिखेगा, 256 बिट इंक्रिप्शन होता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो फॉलो किए जाते हैं टू इंश्योर दैट सिस्टम्स आर सेफ एंड दे आर नॉट kind of exposed to risk of hacking and thefts। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं अपनी एंटिटी में टू हैव गुड कंट्रोल्स। चलिए दोस्तों, थैंक यू, एंड दिस कंप्लीट्स योर डिस्कशन ऑन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। कैसा लगा ये नया अंदाज, प्लीज शेयर करिएगा। एंड जाने से पहले एक बोनस टिप याद रखिएगा दोस्तों कि जब आप ऑडिट अंडर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट करते हैं तो ऐसा नहीं है सारे कंट्रोल्स ऑटोमेटेड ही होते हैं, IT बेस्ड ही होते हैं, कुछ IT डिपेंडेंट भी होते हैं और कुछ मैनुअल कंट्रोल्स भी होते हैं। देयर इज अ क्वेश्चन गिवन हियर व्हिच इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस क्वेश्चन, इलस्ट्रेट्स वेरियस सिचुएशंस एंड टेल यू these controls whether are manual in nature, automated in nature or IT dependent in nature. All the best.